यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और बेटा हमारी आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है बेटा कंजम्पशन, यूनिट नंबर 4 मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है बेटा इंटरटेम्पोरल इनकम हाइपोथेसिस। ठीक है बेटा। तो बेसिकली ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है यहाँ से। तो बेटा हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, इंटर टेम्पोरल का मतलब ही होता है टू पीरियड। ठीक है बेटा। बेसिकली इंटर टेम्पोरल का मीनिंग होता है टू पीरियड। हम जब बात करते हैं दो पीरियड की, तो वहां पे इंटर टेम्पोरल कंसेप्ट स्टार्ट होता है। यानी एक एजेंट, देखो अभी तक जो जितनी भी हम चीजें पढ़ते थे वो हम सिंगल पीरियड की बात करते थे। यानी एक एजेंट ने इनकम कमाई है और उसको कंज्यूम कर लिया। लेकिन आज क्या हो रहा है कि आज कोई भी एजेंट कोई भी इनकम जनरेट कर रहा है, तो आज वो कुछ सेव कर रहा है, कुछ कंज्यूम कर रहा है। जो कंज्यूम कर ले वो ठीक है, बट जो सेव कर रहा है वो उसको नेक्स्ट पीरियड में मिलेगी विद सम इंटरेस्ट रेट। ठीक है बेटा। तो जस्ट ये कंसेप्ट है जो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में पढ़ना। देखो बेटा, इन दिस कंसेप्ट हम लोग बात करेंगे कि कोई भी एजेंट दो पीरियड की बात करेगा। दो पीरियड में पीरियड नंबर 1 होगा एक, और एक होगा बेटा पीरियड नंबर 2। पीरियड नंबर 1 और एक पीरियड नंबर 2। तो बेटा अगर पीरियड नंबर 1 की बात करते तो आज की कंजम्पशन होगी, या आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, पीरियड 0 और पीरियड 1। पीरियड 0 मतलब इनिशियल फर्स्ट पीरियड या इनिशियल। तो आज सी नॉट आज की कंजम्पशन, सी वन कल की कंजम्पशन, वाई नॉट आज की इनकम, वाई वन कल की इनकम। और आज अगर हमने कुछ सेव किया है, ठीक है, तो वो बेसिकली कल मुझे रिटर्न मिलेगा उसका। पर अगर आज मैंने कुछ बोरो किया है, बट कल वो मुझे पे करना है। लेकिन दोनों को दोनों चीजें विद इंटरेस्ट होगा। पे करना है तो विद इंटरेस्ट पे करना है, रिसीव करना हो तो विद इंटरेस्ट रिसीव करूंगा मैं। ठीक है। और बिल्कुल बेटा ये हमारा जो कंज्यूमर थ्योरी में इंटरटेम्परल चॉइसेस है उसी की तरह कंसेप्चुअल चीजें यहाँ पर। तो अगर मैं आपको थोड़ा बहुत याद दिलाऊं, तो यहाँ से एक बजट कंस्टेंट ड्राइव कर सकते हो आप। दैट इज C1 is equals to Y1, यानी consumption of period 1 is equals to income of period number 1 plus a savings of initial period and minus, मतलब आप सेविंग कह सकते हो, या फिर इनकम माइनस कंजम्पशन, इनकम माइनस कंजम्पशन ऑफ इनिशियल पीरियड एंड प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट वाई नॉट माइनस का सी नॉट। ठीक है। तो जस्ट ये कंसेप्ट आप कह सकते हो, और यहाँ से आप बेटा बजट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। जैसे अगर थोड़ा बहुत मैं आइडिया दूँ तो यहाँ आ जाएगा सी नॉट 1 प्लस आर प्लस का C1 इज इक्वल्स टू वाई नॉट 1 प्लस आर प्लस का Y1। ठीक है। बस यहाँ से कंसेप्ट आ सकता है। गॉट इट। तो अगर मैं यहाँ बेटा एक डायग्राम बनाऊँ, इधर जरा समझिएगा बेटा ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊँ इसी का ही, इसको से बना लेता हूँ मैं, यहाँ से बना लेता हूँ मैं। इसका बेटा अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ तो मान लीजिए ये मेरी होगी बजट लाइन, और एक्सिस पर आएगा बेटा यहाँ पर, दैट इज एक्सिस पर बेटा क्या क्या आएगा जी। यहाँ पर आएगा जी बेटा डायग्रामेटिकली। अगर बेटा मैं रीडिंग के हिसाब से बात करूँ, अगर मैं रीडिंग के हिसाब से बात करता हूँ, इधर जरा ध्यान से समझना बेटा। तो यहाँ आ गया जी C1, और यहाँ आ गया जी C0, और यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा जी IC। तो दिस इज आवर ऑप्टिमल वैल्यू, एंड समहाउ ये एंडोमेंट होगी। दिस इज Y0, दिस इज Y1, दिस इज C0 एंड दिस इज C1। गॉट इट। एंड जो भी आंसर आएगा आपका यहाँ पर आ जाएगा। सो दिस इज द टेंजेंसी कंडीशन। ठीक है बेटा। सो दिस इज बेसिकली टेंजेंसी कंडीशन। गॉट इट। अब देखो एक बात समझ के रखना है यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पर, कि अगर हमारी के इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन, ये इनकम बढ़ती है तो इनिशियल इनकम बढ़ी है तो कंजम्पशन, इनिशियल कंजम्पशन भी बढ़ेगी, और अगले पीरियड की कंजम्पशन भी इंक्रीज करेगी, गिवन दैट इफ वी आर अ सेवर। ठीक है। ये चीज बड़ा थोड़ी सी ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है। तो कंजम्पशन हर पीरियड की बढ़ती है अगर हम सेवर होते हैं, और साथ एक चीज और होती है, अगर हमारी इनकम बढ़ी है इनिशियल पीरियड की, तो कंजम्पशन दोनों पीरियड की ऑटोमेटिकली बढ़ेगी,
क्योंकि गाइस देखो लॉजिकल बात क्या है, हमारी इनकम अगर कम होती है तो ये होता है कि हमारे पास कंज्यूम करने के लिए इनकम कम है, कंजम्पशन ज्यादा, तो हम फिर अगले पीरियड की भी इनकम ले लेते हैं जिससे कि हमारी अगले पीरियड की कंजम्पशन कम हो जाती है। लेकिन बेटा अगर हमारी इनकम बढ़ती है ना तो ऑन ऑन एन एवरेज चाहे कुछ भी हो जाए हमारी कंजम्पशन बेटा बढ़ती है दोनों ही पीरियड की। ठीक है बेटा, डजंट मैटर हम बोरोवर या सेवर है, मतलब ये दो ऑथर्स ने अपने अलग अलग कंसेप्ट बताए, अलग अलग थ्योरीज है। फेवर होती है तो भी बढ़ता है, फेवर ना हो तो भी बढ़ेगा, लेकिन पॉइंट क्या होता है हाउ मच, तो हाउ मच का कंसेप्ट यहाँ पे आ जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो बस यहाँ पे कुछ नहीं है, सेमेस्टर 3 का जो इंटर टेम्पोरल चॉइसेस है वो थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेन हो चुका है, जितना मैंने लिखा इतना ही यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा लिख देता हूँ आपके लिए। देखिए कंसेप्ट क्या है, वो कहते हैं जी इंटर टेम्पोरल इनकम हाइपोथेसिस, इंटर टेम्पोरल इनकम हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस was formulated was formulated by was formulated by Fisher by Fisher by Fisher। ठीक है, according to this consumption, according to this consumption according to this consumption function consumption depends upon current income, upon current income upon current income as well as future income, as well as future income. When individuals decide when individuals decide when individual decides how much to consume, how much to consume how much to consume today and how much to consume in future, how much to consume in future, how much to consume in future. They face intertemporal budget constraint, they face intertemporal budget constraint। ठीक है, they face intertemporal constraint, full stop। it means या थोड़ी स्टेटमेंट चेंज कर देता हूं बेटा मैं, it measures the total resource available, it measures the total resource available for consumption today for consumption today and in future ठीक है जी। नाउ अब देखो समझना कि हमारे पास जो, अब देखो पॉइंट क्या है कि हमारी बजट कांस्टेंट हो गया। अब द कंसेप्ट इज, अगर मैं इस कंसेप्ट को थोड़ा सा बताऊं आपको, तो ये जो रीडिंग है इस रीडिंग का पर्पस भी एक है, मैंने जैसे यहाँ पे शायद नहीं लिखा, ये मतलब मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, दैट इज ऑप्टिमाइजेशन कंजम्पशन, ऑप्टिमाइजिंग कंजम्पशन, मतलब मैं अपनी कंजम्पशन को ऑप्टिमाइज भी करूं। तो कंजम्पशन ऑप्टिमाइज बेटा बेसिकली
इनकम पर डिपेंड करती है कि मेरा बजट कितना है, ठीक है बेटा, उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो बेसिकली अगर मैं कहता हूँ कि मैं इस लेवल पर अगर अपनी कंजम्पशन मैक्सिमाइज करता हूँ, ठीक है, सो आवर optimization problem is that basically the optimization the optimization problem the optimization problem can be stated states can be written as कैसे जी, that मैं यहाँ से इस पेन से लिख देता हूँ यहाँ पर इसको, that is maximize utility function of C0 C1 and subject to budget constraint, सब्जेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट, ठीक है जी। और बेटा बजट कंस्ट्रेंट क्या होगा यहाँ पे, सी नॉट प्लस का सी वन अपॉन में वन प्लस आर इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस का वाई वन अपॉन में वन प्लस आर, ठीक है बेटा, दैट इज सी नॉट प्लस का सी वन अपॉन में वन प्लस आर इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस का वाई वन अपॉन में वन प्लस आर, ठीक है बेटा। तो जस्ट ये ऑप्टिमाइजेशन कंजम्पशन है, ध्यान बेटा इसको न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं करना, ठीक है, बस ये लिखने के लिए काफी है। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज बेसिकली यहाँ पर दैट इज कंजम्पशन इज आल्सो नीडेड टू बी डिस्काउंटेड। देखो समझना, अगर अगर मैं यहाँ पर एक आपको पॉइंट बताऊं, देखिए ऐसे समझो, चलो जैसे अगर मैं यहाँ पे डिस्कशन करूं कि फॉर ऑप्टिमाइजेशन कैलकुलेशन न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना बट डेरिवेशन में करना है, फॉर ऑप्टिमाइजिंग सॉल्यूशन या फॉर ऑप्टिमाइजेशन या फिर और नाम दो, फॉर ऑप्टिमम वैल्यूज ऑफ कंजम्पशन इन बोथ पीरियड, कंजम्पशन इन बोथ पीरियड, ठीक है, कंजम्पशन इन बोथ पीरियड, ठीक है बेटा। तो वो होगा दैट इज एम आर एस इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बजट कंस्ट्रेंट, स्लोप ऑफ बजट कंस्ट्रेंट, ठीक है, दैट इज एम आर एस तो चलो डिपेंड करता है यूटिलिटी पर, बट स्लोप ऑफ बजट कंस्ट्रेंट बेसिकली ऑलवेज माइनस का वन प्लस आर, ठीक है। हाँ अगर आप बोलो तो ये भी फॉर्मूला होगा एम एम बेसिकली एम यू सी वन एम यू सी नॉट, बेसिकली एम यू सी नॉट अपॉन में एम यू सी वन, ठीक है बेटा। सो दिस इज द बेसिकली दिस इज द फॉर्मूला फॉर ऑप्टिमाइजेशन कंडीशन, दिस इज ऑल्सो नोन एज टेंजेंसी कंडीशन, टेंडेंसी कंडीशन, टेंडेंसी कंडीशन, गॉट इट। नाउ अब देखो छोटी सी बेटा स्टेटमेंट है यहाँ पे, देखिए समझिएगा थोड़ा सा टेक्निकल स्टेटमेंट है समझने के लिए यहाँ पर, दैट इज द पोजीशन, लिखना बेटा, द पोजीशन ऑफ बजट, द पोजीशन ऑफ बजट line is determined, or budget line is determined by three variables, by three variables, that is income of each period, that is income of each period, income of each period and interest rate, इनकम ऑफ ईच पीरियड, अब देखो इनकम ऑफ ईच पीरियड का मतलब हो गया सी नॉट वो वाई नॉट एंड वाई वन, ठीक है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज आर, ठीक है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज यहाँ पे बेसिकली आर। इफ कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेज, if consumers income increases, income increases, if consumers income increases in any period, in
any period, in any period, then budget constraint will shift, then budget constraint will shift, then budget constraint will shift because endowment income changes. देखो बेटा समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ, और लिखवा क्यों रहा हूँ। देखो बेटा कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स तो आप समझते हो हमारे इंटरटेम्पल चॉइसेस के कॉन्सेप्ट से। वही बात है कि जैसे हमने बोला 3 वेरिएबल्स हैं। अब देखो अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज करती, इनकम इंक्रीजेस, ठीक है, तो वह लिख दिया मैंने यहाँ पर, शायद ये इनकम बढ़ती है, तो इनकम बढ़ने से बजट कॉन्स्टेंट शिफ्ट करेगा क्योंकि एंडोमेंट इनकम चेंज होगी। समझ रहे मेरी बात। इधर अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, इधर समझिएगा बेटा, ये वाला पोर्शन जो है, ये अगर कोई भी इनकम मान लो इस एजेंट की इनकम ये चेंज हो गई, ये बढ़ गई, तो ये इनकम बढ़ने से जो अब ये अगर इनकम बढ़ती है तो हमारा जो बजट कॉन्स्टेंट है वो शिफ्ट हो जाएगा पैरेलली आउटवर्ड की तरफ, और अगर कम होगी तो पहले पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो बस ये उसी की इतनी ये बात बोली उन्होंने यहाँ पर। लिखवाई इसलिए रहा हूँ कि आपको लिख के आपको चीज़ें बेटा याद हो जाए। ठीक है बेटा। नाउ अगर हम बात कर लेते हैं बेटा आगे कंजम्पशन, वी नो दैट वी नो दैट या फिर अज्यूम, ठीक है, या तो हमें पता है या फिर हम अज्यूम कर रहे हैं, और वी अज्यूम दैट consumption is normal good. Consumption is normal good. Consumption is normal good, and it implies that and it implies that as income increases as income increases and income increases, budget line shift rightward. अच्छा, एंड एक चीज हम ये कह सकते हैं, कंजम्पशन इज अ नॉर्मल गुड एंड it implies that as income increases and budget line shift to the rightward, and साथ साथ and budget line will shift to rightward, मतलब बजट लाइन शिफ्ट होगा राइटवर्ड क्योंकि इनकम बढ़ी है। इट वुड rightward, then it would increase both C0 and C1, then it would increase both C0 एंड C1। ठीक है बेटा, मतलब जैसे कि आप जानते हैं मैंने बताया कि अगर जब हमारा ये जो मैंने बताया था जो बजट लाइन हमारा उधर शिफ्ट होगा तो नया ऐसी मान लो कहीं ना कहीं पर भी आएगा। देखो अगर नॉर्मल गुड है तो मैं तो कहूँगा बिल्कुल पैरेलल शिफ्ट होगा उधर, तो देखिए समझिएगा, तो ये हमारी C0 यहाँ बढ़ेगा और C1 भी बढ़ेगा। ठीक है बेटा, C0 डैश और C1 डैश, गॉट इट। यहाँ तक बेटा मेरी बात समझ में आती है आप लोगों को? क्लियर, इजी बात थी। नाउ नेक्स्ट में लिखिएगा बेटा, one implication of this analysis one implication of this analysis is that current period consumption will vary less than current period income. Current period income. It means increase in current period. It means increase in current
increase in current period income, would be spread across spread across an increase in both C0 and C1. Therefore, if we extend this analysis, if we extend this analysis to many periods, then to many periods, अगर मैं इसी इंफॉर्मेशन को मतलब इसी एनालिसिस को मैनी पीरियड में ले आऊँ, जो कि हमारा बेटा 2 पीरियड वाला कंसेप्ट है, अगर मैं बेटा उसको मैनी पीरियड्स में ले आऊँ, टू मैनी पीरियड्स, then it will spread across many period, then it will spread across many period as a result, across many period as a result change in C0 will be very small relative to change in y, small relative to change in y0, ठीक है, टू चेंज इन y0. गॉट इट? यहाँ तक कि बेटा मेरी बात समझ में आती है आपको? चलिए जी, अब बेटा देखो कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें यहाँ पर कंजम्पशन से रिलेटेड, ठीक है, तो कुछ तो चीज़ें बेटा मेरे आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगी, जैसे कि मैं आपको शॉर्ट में हेडिंग बता देता हूँ, मैं अब बेटा टेक्निकल डिस्कशन कर लेता हूँ, बाकी बेटा आपको मेरे नोट्स मिल जाएगा. दैट इज हेडिंग इज इंटरटेम्पोरल ऑप्टिमाइजिंग model of consumption, optimizing model of consumption, ठीक है, ऑप्टिमाइजिंग मॉडल ऑफ कंजम्पशन, ठीक है. तो बेटा इसमें बेसिकली है क्या, हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पे बेटा ऐसे मान के चलो कि बहुत सारी स्पेसिफिक थ्योरीज हैं कंजम्पशन फंक्शन पर, और जैसे सेविंग बिहेवियर की बात करते हैं हम लोग, तो होता है क्या है कि जब भी हम अपनी इकोनॉमी में कंजम्पशन को मैक्सिमाइज करते हैं, तो बेटा हमारा सेविंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और साथ साथ जो बेटा हमारा टाइम पीरियड होता है टू लिव, ठीक है, हम जैसे जीते हैं कुछ टाइम, आज मान लो ये हमारा इनिशियल टाइम है, और ये हमारा बिल्कुल इनिशियल टाइम में, और कितने साल तक हम जी रहे हैं, तो बेटा ये मैटर करता है कि हम कितने साल तक सर्वाइव कर रहे हैं, वहाँ पे बेटा हमारी कंजम्पशन मैटर करती है, ठीक है, फिर कंजम्पशन आउटकम आता है. अब अगर बात करें कि जैसे एट टाइम ज़ीरो, तो हमारे पास जो करंट कंजम्पशन चूज करने का पॉइंट होता है कि हम जो भी चीज़ें मैक्सिमाइज करते हैं, तो हमारा मैक्सिमाइज एक्सपेक्टेड यूटिलिटी होता है मेन टारगेट. वी हैव टू मैक्सिमाइज आवर एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, ठीक है, ओवर द करंट एंड फ्यूचर पीरियड, ठीक है बेटा. तो यहाँ पे जैसे ये पूरी डिस्कशंस चल रहे हैं इसी चीज़ों को लेकर, तो अगर मैं यहाँ पे अपना एक यूटिलिटी फंक्शन लेकर आऊँ, लेट सपोज वी हैव अ यूटिलिटी फंक्शन, लेट सपोज हमारे पास एक फंक्शन है यूटिलिटी फंक्शन, तो इसकी वैल्यू यूटिलिटी इज इक्वल्स टू यू सी नॉट सी वन एंड सो ऑन सी एन, ठीक है जी, सी एन कह दो या सी टी कह दो, टी पीरियड तक. और अगर हम बात करें जस्ट एग्जांपल ऐसे मान के चलो, यूटिलिटी मान लो लॉग सी, तो इसका एम आर एस या फिर यू डैश कितना आ गया जी, यू डैश ऑफ सी दैट इज 1 अपॉन में सी,
और अगर आप इसका u डबल डैश निकालते हो तो ये आ गया जी -1 में सी स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारी जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी फंक्शन है वो एडिटिव है। एडिटिव का मतलब हो जाता है कि जैसे कि हमने log c की बात कर ली, तो ये अब ऐसे समझना, अगर मैं इसका यूटिलिटी फंक्शन का लॉग ले लेता हूँ, तो ये log c1 प्लस log c नॉट प्लस log c1 प्लस सो ऑन, तो ये एडिटिव यूटिलिटी होती है। अब देखो log c नॉट प्लस log दिस, तो ये कंजम्पशन का लॉग लगता जाएगा और ये ऐड होती जाएंगी। तो बेसिकली गाइस हम इसको कहते हैं कि एडिटिव यूटिलिटी होती है। इसका मतलब क्या होता है, हर पीरियड की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इंडिपेंडेंट होती है कंजम्पशन इन ऑल अदर पीरियड्स। अब सोचो, अगर मैं u डैश ऑफ c1 निकालता हूँ तो ये आएगा 1 में c1, तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी इज इंडिपेंडेंट बेसिकली अदर्स यूटिलिटी। ठीक है बेटा, तो एक तो चीज ये समझना ध्यान से। दूसरा क्या, कि हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो फ्यूचर यूटिलिटीज होती है वो डिस्काउंटेड होती है एट अ सब्जेक्टिव रेट्स। दो बातें समझी मैंने यहाँ पर, आप लोग आप लोग हम सबने बेटा दो बातें समझी हैं। पहली इंफॉर्मेशन तो ये कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एनी पीरियड इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट, ठीक है ना बेटा। एक तो एक बात ये होगी, दूसरी चीज हमने मान के चले कि जो भी हमारी फ्यूचर यूटिलिटीज होती है वो डिस्काउंटेड होती है किसी भी सब्जेक्टिव रेट पर। ठीक है, दैट इज फ्यूचर यूटिलिटीज। फ्यूचर यूटिलिटीज आर आर डिस्काउंटेड एट अ सब्जेक्टिव रेट, एट अ सब्जेक्टिव रेट्स। ठीक है, डिस्काउंटेड एट अ सब्जेक्टिव रेट्स। अब यहाँ बेटा देखो, हम क्या करते हैं, अपनी हम बेटा अनसर्टेनिटी को बेटा इग्नोर करने का ट्राई करते हैं। जस्ट वी हैव टू ट्राई टू इग्नोर दी अनसर्टेनिटी। अब बेटा अगर मैं यहाँ पे यूटिलिटी को बड़े वाले लेवल पे यूटिलिटी वाला ले आऊँ, दैट इज जो मैंने बताया था आपको कि जैसे log c नॉट हो गया, यहाँ तक बात समझ में आ गई। और दूसरी चीज जो फ्यूचर की यूटिलिटी है, मान लो log c1, मान लो ये log c1 फ्यूचर यूटिलिटी, तो बेटा वो किसी भी सब्जेक्टिव रेट पर डिस्काउंट होगी। डिस्काउंट का मतलब हो जाता है कि अगर मैं फ्यूचर तक की कंजम्पशन की अगर आज बात कर रहा हूँ तो बेटा वो डिस्काउंट हो जाएगी। डिस्काउंट मतलब कुछ अमाउंट मुझे कम करना पड़ेगा वहां से, तो डिवाइड करूंगा मैं 1 प्लस थीटा। थीटा यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा डिस्काउंटेड रेट। ठीक है, ऐसे ही बेटा ये चलता जाएगा जैसे इसकी पावर 1, फिर आगे आएगा लॉग यहाँ पे, और जैसे मैं मान लो इधर यहाँ पे आएगा जी log c2 अपॉन में 1 प्लस थीटा log 2 एंड सो ऑन, log ct अपॉन में वन वन प्लस थीटा टू द पावर टी। ठीक है, और थोड़ा सा इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई कर दूं तो उसके बड़ा कुछ मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ कि यूटिलिटी इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ log ct अपॉन में, तो बेटा log ct, ठीक है, और अपॉन में 1 प्लस थीटा टू द पावर टी, और जो टी है वो स्टार्ट होगा 0 टू बेसिकली टी। ठीक है, तो जस्ट ये यूटिलिटी आ गया हमारा। इसी वजह से हमने इसको एडिटिव यूटिलिटी बोला है, एडिटिव यूटिलिटी। ठीक है बेटा, नाउ अब जो बेटा अगर हम बात करें इंटर टेम्पोरल बजट कंस्ट्रेंट की, नाउ वी टॉक अबाउट द इंटर टेम्पोरल बजट कंस्ट्रेंट। ठीक है, द इंटर टेम्पोरल बजट कंस्ट्रेंट, या थिंक यही है, हाँ यही इंटर टेम्पोरल बजट कंस्ट्रेंट। इंटरटेम्पोरल बजट कंस्ट्रेंट, इंटरटेम्पोरल बजट कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो वो क्या होगा बेटा, जरा समझना यहाँ पे ध्यान से। जैसे कि आपको पता है 2 पीरियड में सी नॉट प्लस का सी वन अपन 1 प्लस आर टू द पावर 1 थी। अब ये अगर टी पीरियड है
तो ये C2 अपॉन में 1 प्लस R टू द पावर 2 एंड सो ऑन प्लस CT अपॉन में 1 प्लस R टू द पावर T इज इक्वल्स टू द पावर T इज इक्वल्स टू y नॉट प्लस y1 अपॉन में 1 प्लस R टू द पावर 1 एंड सो ऑन जाते 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 ये हो जाएगा yt अपॉन में 1 प्लस R टू द पावर T। ठीक है बेटा, बात समझ में आया बेटा मेरी आपको यहाँ पर क्लियरली। तो ये हमारा बेटे के लिए बेसिकली बेटा कंजम्पशन, ये इंटर टेम्पोरल बजट कांस्टेंट हो गया। इसको थोड़ा बहुत मैं सिंपलीफाई कर दूं तो शायद कुछ ये ऐसा हो जाएगा सी टी अपॉन में 1 प्लस R टू द पावर T एंड T इज इक्वल टू 0 टू T इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ yt अपॉन में 1 प्लस R टू द पावर T वेयर T इज इक्वल टू 0 टू T। ठीक है, तो जस्ट ये फॉर्मूला बेटा बन गया। ठीक है, नाउ ये हमारा हो गया। अब अच्छा एक काम करते हैं, इसे बोल देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन और कंडीशन 1 या कुछ भी कह देते हैं, इसे बोलते हैं सेकंड स्टेटमेंट। अब हम बेटा अगर अपनी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम की बात करते हैं, देयरफॉर maximizing problem can be stated at maximizing problem can be stated as वो आएगा जी यहाँ से मैक्स ऑफ समेशन लॉग सी टी अपॉन में 1 प्लस थीटा टू द पावर टी वेयर टी इज 0 टू टी एंड सब्जेक्ट टू बजट कांस्टेंट, बेसिकली सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दैट इज समेशन सी टी अपॉन में 1 प्लस R टू द पावर T वेयर T इज 0 टू T इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ yt अपॉन में 1 प्लस R टू द पावर T वेयर T इज 0 टू T। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक हमारा कंसेप्ट होता है। तो बेसिकली ये हमारी एक मैक्सिमाइजिंग प्रॉब्लम आ गई। ठीक है बेटा, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज बेसिकली मैक्सिमाइजिंग प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, यहाँ तक मेरी बात समझ में आती है आपको अच्छे से। अब बेटा देखो इसमें थोड़ा सा एक डायग्राम है, ठीक है, और उस डायग्राम की बेटा थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो पहले आप समझना कुछ चीज़ें यहाँ पर। कुछ देखो इंटर टेम्पोरल कंजम्पशन में कुछ इम्प्लीकेशंस हैं बेसिकली यहाँ पे, देयर आर बेसिकली सम इम्प्लीकेशंस। ठीक है, तो उन इम्प्लीकेशन को बेटा मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देयर आर बेसिकली सम इम्प्लीकेशन जो हमने अभी भी ऊपर डिस्कशन किया है। तो वो इम्प्लीकेशन बेटा क्या है जरा वो समझना। सबसे पहली इम्प्लीकेशन है वेदर कंजम्पशन rises or falls over time depends on whether market returns is large or small, is larger or smaller than individuals डिस्काउंट रेट। समझ रहे हो कि ये जो आर है ना, ये इससे ज्यादा या इससे कम है या ज्यादा है किससे, थीटा से, मार्केट डिस्काउंट रेट और मार्केट इंटरेस्ट रेट। और डिस्काउंट रेट आप जानते हो जिस रेट पर हम कल की कंजम्पशन को आज करते हैं। सब ठीक है बेटा, जिस रेट पर हम कल की कंजम्पशन को आज कर रहे हैं उसे डिस्काउंट रेट बोल रहे हैं। और इंटरेस्ट रेट वो है जो आज के अमाउंट का हम कल कंज्यूम कर रहे हैं या फिर कल, यानी आज से कोई चीज कल जाती है तो वो इंटरेस्ट रेट बन जाता है। तो कल से अगर आज में आ जाए, मतलब टुमारो से प्रेजेंट में आ जाए, फ्यूचर से प्रेजेंट में आ जाए, तो बेटा उसे डिस्काउंट रेट्स कहते हैं। ठीक है बेटा,
तो ये बात मेरी समझना, तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा कि बेटा कि इफ, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इफ आर इज मोर देन थीटा, देखो ये इम्प्लीकेशन है, मतलब ये एक्चुअली स्टेटमेंट्स है। ये कहते हैं जी इफ आर इज मोर देन थीटा देन कंजम्पशन पाथ, देन कंजम्पशन पाथ would be rising, would be rising over time, would be rising over time. The market rate of interest, the market rate of interest, the market rate of interest measures the return on, measures the return, measures the return on additional saving, on additional saving. On additional saving, whereas whereas discount rate gives, discount rate gives individuals loss, discount rate gives individuals loss from waiting to consume, from waiting to consume। ठीक है बेटा, तो अब देखो इसका एक छोटा डायग्राम है, शायद आप उस डायग्राम से चीज़ें समझ जाओ, थोड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, तो देखिएगा बेटा ध्यान से। सो डायग्राम कुछ इस टाइप से है, ये जैसे मैं बना रहा हूँ, पहले मुझे पहले बना देना, फिर आप चाहो तो मेरे साथ साथ बना सकते हो, ठीक है। तो ये 3 दीवारी बना दी मैंने यहाँ पर, और जस्ट डायग्रामेटिकली हमने एक लाइन मान लो यहाँ बना दी हमने, ठीक है। ये क्या है बेसिकली, एक काम करते हैं, ये हम रख लेते हैं इसको कुछ इस टाइप से। तो ये हो गया जी हमारा 0 to t पीरियड, ठीक है। और मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्पैन, जरूरी नहीं, देखो ये हमारी एज है 0 to t टाइम। अब हो सकता है ना कि हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो बेसिकली आप मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज सी टी, एंड मान लो यहाँ पे ये, और जैसे डायग्राम बनाया मैंने यहाँ पे, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करा इसको हम बोलेंगे बेटा दैट इज आर इज इक्वल्स टू डिस्काउंट रेट, और इसके ऊपर बोलेंगे हम लोग आर इज मोर देन डिस्काउंट रेट, और यहाँ बोलेंगे आर इज लेस देन डिस्काउंट रेट, ठीक है बेटा। तो ये डायग्रामेटिकली भी चीज़ें देख लेना आप लोग, ठीक है, यहाँ पर। ओके बेटा, अब थोड़ा सा मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्या कहना चाहता है आपसे डायग्राम। कहते हैं इफ इफ आर इज लेस देन थीटा, अगर आर थीटा से कम है, देन it is beneficial, and it is beneficial to consume more today, and less tomorrow, more today and less tomorrow, ठीक है बेटा, less tomorrow and more today and less tomorrow, but if r is equals to theta, then consumption path will be stable, then consumption path will be stable, ठीक है, ठीक है बेटा, इट विल बी स्टेबल बेसिकली, कब, जब हमारा डिस्काउंट रेट इसके बराबर होगा, ठीक है बेटा। अब ऐसे मान के चलो, जस्ट ऐसे ऐसे सोचना बेटा, जरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। अब ऐसे मान के चलो कि अगर सी नॉट हमारी इनकम के
मतलब एट मोस्ट इनकम है, ठीक है, मतलब इस वाली इनकम के एट मोस्ट, तो हम यहाँ बोलेंगे देयर इज नो बोरोइंग, अगर बराबर है तो वैसे तो बराबर वाली बात आएगी, नो बोरोइंग अलाउड, नो बोरोइंग अलाउड, ठीक है, नो नो बोरोइंग अलाउड। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जब कंजम्पशन कंजम्पशन हमारा इनकम तक है तो यहाँ पे बोरोइंग्स अलाउड नहीं होती, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, हमारा जो करंट इनकम हाइपोथेसिस है वो ट्रू है, करंट इनकम हाइपोथेसिस इज ट्रू। अब बोलो सर ये क्या मतलब करंट हाइपोथेसिस, देखो बात ये होती है कि हमें मान के चलते हैं कि हमें बोरिंग की जरूरत कब पड़ती है, या बोरिंग की जरूरत तब पड़ती है जब हमारी कंजम्पशन पीरियड इनिशियल पीरियड की इनकम से ज्यादा होती है, इनिशियल कंजम्पशन इज मोर देन इनिशियल पीरियड। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, बोरोइंग्स करते हैं, और बोरोइंग्स करने के बाद में बेटा हमारी फ्यूचर की कंजम्पशन कम हो जाती है ऑटोमेटिकली एज कंपेरेटिवली, ठीक है बेटा, वही चीज होती है। तो उसे बेटा यहाँ पे करंट इनकम हाइपोथेसिस ये बोला जाता है कि भाई अगर हमारी कंजम्पशन इनकम के जस्ट एटमोस्ट बराबर ही है बस, तो बेटा हम यहाँ पे बोरिंग्स नहीं करेंगे। तो ये बेटा हमारी करंट हाइपोथेसिस, करंट इनकम हाइपोथेसिस कंसेप्ट होता है, ठीक है बेटा। ये बात समझ में आ गई आपको, लिक्विडिटी ट्रैप वाला कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ बेटा। देखो ऐसा होता है कि हम कभी कभी बोलते हैं, एक नोटिंग आती है कि एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट डू मीन बाय लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट, कभी कभी ये बात पूछी जा सकती है, पूछी हुई है पहले भी, व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट, तो ध्यान रखना इसे हम कहते हैं बोरोइंग कंस्ट्रेंट, बोरोइंग कंस्ट्रेंट को लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट बोलते हैं, लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट को ही बोरोइंग कंस्ट्रेंट बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा बेटा यहाँ पे, हमारा बोरोइंग कंस्ट्रेंट, आप खुद सोचो, बोरोइंग्स अलाउड नहीं है इधर, ठीक है, तो हमारा हाइपोथेसिस ट्रू हो गया। अब मैं यहाँ पे छोटी सी स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, वो ये बेटा कि मान लो कि जब हमारी बोरोइंग कंस्टेंट या फिर लिक्विडिटी कंस्टेंट होता है, तो करंट कंजम्पशन कैन नॉट एक्सीड करंट इनकम, ठीक है। इसका मतलब होता है बेटा बोरोइंग कंस्टेंट में कि करंट कंजम्पशन कैन नॉट एक्सीड करंट इनकम, ये चीज ध्यान रखना, बोरोइंग कंस्टेंट में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बोरोइंग कंस्टेंट का मीनिंग समझते हो, उधार लेने पर लिमिट लग जाना, ठीक है। तो जिसकी वजह से बेटा हमारा क्या होता है, जो हमारी करंट इनकम हाइपोथेसिस होती है वो बेटा ज्यादा लॉजिकल हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट, यानी आप कह सकते हो देन, मैं लिख देता हूँ बेटा इस चीज को, एज अ रिजल्ट, देन एज अ रिजल्ट करंट इनकम हाइपोथेसिस current income hypothesis will be more logical in the presence of in the presence of in the presence of liquidity constraint, ठीक है बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट। तो जस्ट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, बस इतना ध्यान रखना, जब हमारी कंजम्पशन विल नॉट मोर देन दिस, तो इसे हम बोरोइंग कंस्टेंट या फिर लिक्विडिटी कंस्टेंट बोलते हैं। और इसमें बेटा ये ज्यादा लॉजिकल, मतलब ये करंट इनकम हाइपोथेसिस बेटा ट्रू हो जाती है, इसका मतलब ये हो जाता है कि बोरोइंग्स अलाउड नहीं होनी, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक हमने कंसेप्ट पढ़ लिया है, तो कुछ चीजें लिखी हैं मैंने, कुछ चीजें नोट्स रेफर करोगे आप, तो बड़ा इतना टॉपिक ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये, ठीक है बेटा। रही बात इन पे न्यूमेरिकल्स की, तो वो तो बेटा देखो ये टॉपिक अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इस पे थ्योरेटिकल बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, जैसे यही लिखा हुआ होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटर टेम्पोरल इनकम हाइपोथेसिस, मतलब करंट इनकम हाइपोथेसिस, ठीक है बेटा, ये कंसेप्ट होता है। तो तब तक के लिए बेटा आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, कोई दिक्कत आती है मुझे बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।